ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल। आईनी तरमीम अगर हुई है तो अब ये आइन का हिस्सा है। अब अगर आप इसको दोबारा इससे चेंज करेंगे, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से, तो फिर दोबारा उसी तरह। और ये हम पढ़ेंगे, बल्कि आप लोगों ने तो कंपनी लॉ में आर्टिकल पढ़े हुए हैं ना, आर्टिकल एसोसिएशन, तो वहाँ पे भी ये बात बताई हुई कि जो आर्टिकल्स में चेंज हो तो वो बाद में आर्टिकल का हिस्सा बन जाएगी, और उस चेंज को दोबारा चेंज करना तो वही प्रोसेस जो आर्टिकल्स। तो यही है। हाँ, अगर अदालत में ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ, उसको रिवर्स कर दिया जाए कि इसको क्या है कि ये कोई इसमें जो बेसिक्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके खिलाफ है, तो फिर हो सकता है ये वैसे ही हो जाए। अदरवाइज शहजादे नहीं सब। ले बेटो, अगर आपको याद, कल हमने आइजा 200 शुरू किया था, और आइजा 200 के अंदर मेरे को सबसे पहले इसने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया था ऑडिटर का। ये कुछ और नहीं बता रहा, सिर्फ मकसद बता रहा है। बट बाकी चीजें तो सारी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन इसने मकसद बताया था मेरे बच्चे के, एक तो ओपिनियन देना, और दूसरा इसका मकसद था कि रिपोर्ट देना। और फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, और ये तो आपको पता है ओपिनियन के लिए हमें एविडेंस चाहिए, और एविडेंस भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और फिर मेरे बच्चे इसने आइजा 200 रिक्वायर कर रहा था ऑडिटर से कि आपने हर सूरत स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अगर अपनी रिपोर्ट में ये लिखना चाहते हो कि मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड के मुताबिक किया है, तो आपने स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना है। और उसके बाद हमेशा आपने ऑडिट करते वक्त क्वेश्चनिंग माइंड भी रखना है, यानी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी मेंटेन करनी है। और फिर एथिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने पूरी करनी है, प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करना है, और जो ऑडिट एविडेंस वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इकट्ठी करनी है। तो ये मेरे बच्चे 5 तरह की रिक्वायरमेंट्स थी आइजा 200 की। और फिर अगर आपको याद हो, हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिस्कस किया था कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है। एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना कि जो चीज़ जिस तरह कहीं और सुनाई जा रही हो आपको, या ये कह लें कि आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आपने उस चीज़ को, या देख रहे हो, आपने उस चीज़ को वैसे ही मान नहीं लेना। आपने लाजमी तौर पे क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपने कहीं ना कहीं, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं, कि उस चीज़ में कोई कीड़े निकालने की कोशिश करनी है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब हमने यहाँ पे रीड कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था, कि एक तो क्वेश्चनिंग माइंड, और हमेशा अलर्ट रहना है उन कंडीशन से जो कोई मिसस्टेटमेंट के लिए कोई वजह बन सकती हैं, ड्यू टू, क्योंकि मिसस्टेटमेंट हमेशा मेरे बच्चे, जहाँ पे भी लफ्ज हमने डिस्कस कर लिया अब, कि जहाँ पे लफ्ज मिसस्टेटमेंट आए वो मतलब गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और ये गलती या तो आएगी फ्रॉड की वजह से, या आएगी एरर की वजह से, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, एक तो उन कंडीशन से अलर्ट रहना है जो मिसस्टेटमेंट का बायस बन सकती हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था, जो भी ऑडिट एविडेंस आप इकट्ठी कर रहे हो उसको आपने क्रिटिकली असेस करना है। यानी कि वही बात मेरे बच्चे, चाहे आपने कोई भी एविडेंस मिली हो, जैसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक चीज को चेक करने के लिए कोई 5-5, 6-6 अजर्शन डिस्कस करेंगे, उसको ऑडिटर चेक किया करेगा। जैसे मान लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स की फिगर आ रही है, अब ऑडिटर वहां पे जाके चेक करेगा, ये जो सेल्स इतनी दिखा रखी है, क्या इतनी सेल्स अक्कर भी हुई है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल हुई ना, ट्रांजैक्शन हुई ना हो, और उन्होंने बगैर ट्रांजैक्शन हुए ही रिकॉर्ड कर लिया। तो खाली अक्कर नहीं उसको देखेगा, फिर ये भी देखेगा वो कंप्लीट भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, उसको रिकॉर्ड ही ना किया गया हो। और फिर मेरे बच्चे ये भी डिस्कस करेगा कि किसी तरह की कोई एरर ना हुई हो। होता ना बात का, 2,000 की कोई सेल हुई थी, आप उसको 1 सिफर और लगा दें, उसको 20,000 कर दें, इस तरह का मामला। और फिर इसी साल की सेल है, ये ना हो कि अगले पिछले साल की सेल आप इस साल में दिखा रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं, वो क्या करता है, कोई भी ऑडिट एविडेंस उसने इकट्ठी करनी, उसको क्रिटिकली असेस करेगा। फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी। अच्छा, देखिए पास पेपर जब आप करेंगे ना, वैसे तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम तो करेंगे किताब के लिहाज से डिस्कस। और जब पेपर के में भी मेरे बच्चे, मोस्टली तो आप लोगों ने किताब पढ़ी होनी है, पास पेपर भी पढ़े होने हैं, लेकिन मोस्टली किताब पढ़ी होनी है। ज्यादा जो चीजें आपके दिमाग में होंगी वो किताब वाली ही होंगी। आप किताब के मुताबिक ही आंसर कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि पास पेपर्स के अंदर कहीं पे कोई पॉइंट ज्यादा भी है, कहीं पे कोई चीज अपने, क्योंकि सुजेस्टेड आंसर होते हैं ना मेरे बच्चे, वो ये थोड़ी होता है कि 100% हम यही आंसर बता रहे हैं आपको। सुजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये आंसर है, और अगर इसमें कोई कमी बेशी हो भी सकती है, और आई कैप करता भी है इस चीज को, वो सजेस्टेड आंसर बना के शेयर भी करता है टीचर्स के साथ, और उनसे भी मशवरा ले रहा होता है, अगर आपका भी कोई इनपुट है इसके अंदर आप भी दे दें। तो इसलिए ये ना सोचा करें कि आई कैप ने आंसर दे दिया। और ये हतमी अक्सर आप देखेंगे अकाउंटिंग के खास तौर पे, अकाउंटिंग के मामला में, थ्योरी में तो बड़ा ओपन मार्जिन होता है,
वहां पे तो मेरे बच्चे कहीं पे कोई पॉइंट कमी बेशी हो भी गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के मामला में ऐसे नहीं होता अक्सर। अक्सर फिर टीचर आपको कहते हैं यहाँ पे आई कि आपका जो सोल्यूशन है वो गलत है और मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो सही है। तो इस तरह के मामला तो वो बेचारे इंसानों ने बनाया, वो भी उसमें गलती हो सकती है। तो ये मेरे बच्चे कल हमने सारी एग्जांपल डिस्कस कर ली थी कि ऑडिट एविडेंस कब कहाँ कहाँ पे हमने प्रोफेशन स्केप्टिसिज्म को दिमाग में रखना है, यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए वहां पे। अगर तो ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, एक एविडेंस कुछ और मिली हो, दूसरी कुछ और मिली हो। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा हो और उसकी रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन हो, यानी कि आपको उस पर शक हो, और फिर हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे कोई ऐसी कंडीशन आपको नजर आ रही हो कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। जैसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल, ऊपर की मैनेजमेंट बड़ी बेईमान है। वो तो पक्की बात है कि अगर ऊपर की मैनेजमेंट बेईमान है तो यहाँ पे वो मामला नीचे तक भी गया होगा, तो वो हम पे कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो फ्रॉड के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो नीचे वाला तबका, अगर कोई एक आधा कोई बंदा इस तरह का वो बेईमान नजर आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी कंपनी बेईमान है। लेकिन अगर ऊपर ही जो लोग जिम्मेदार हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, अगर वही बेईमान हो, जैसे हमारे मुल्क में होते हैं, अगर यहाँ पे जो बड़े होते हैं वही बेईमान होते हैं, यहाँ पे जो मान लो कि सबसे बड़ी अदालत उसका जज बेईमान है, यहाँ पे मान लो कि एक इंतजामिया इंतजामिया का सबसे बड़ा बंदा जो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है वो बेईमान है, एक सूबे का सीएम बेईमान है, सदर बेईमान है। वैसे ही अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो लोग, तो मेरे बच्चे वहां पे खुद सोचें नीचे ईमानदारी कौन सी होगी। तो ऐसा बंदा जो कई सालों जेल में रहा हो, ऐसा बंदे जिनके ऊपर कई कई केसेस हो, साबितशुदा हो, अदालतों में उनको सजाएं हो चुकी हों, अब वो सदर भी हैं वहां पर। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा अगर किसी का कोई चालान वो हो रहा हो और वो बंदा थोड़ी सी बहस कर ले, उसके ऊपर एफआईआर कट जाए ना, उसकी जान निकल जाती है। ले, वो घर वाले भी पीछे पड़ जाते हैं, हमारा बच्चा कल बाहर जाना चाहेगा, वो रुल जाएगा, फलाना होगा तो रुल जाएगा, इसके ऊपर एफआईआर। ओए कुछ नहीं होता है, नवाज शरीफ के ऊपर 100 एफआईआर, अब फिर जा रहा है कल दुबई है, वहां से लंदन निकलेगा, वहां से अमेरिका जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, इनके ऊपर क्या कुछ नहीं है। तो लेकिन हमारे मासूम लोग हैं, एक एफआईआर, ये इन चीजों से इतना डरते हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, अल्लाह। आप देखना सीएफओ हजरात, उनके खिलाफ एफबीआर एक्टिव हुआ है, तो उनको लग पता जाएगा कितनी एफआईआर होंगी, देखना ये क्या बनना है अगले दिनों ले बेटा। फिर हमने डिस्कस किया था इसके फायदे, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के फायदे। और ये मेरे बच्चे बड़े गौर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद करनी है आपने। अभी जब हम पास पेपर करेंगे तो मैं आपको वहां पे ये नहीं कहूंगा ये चीजें, अब वहां पे मैं रेफर कर दूंगा, तो याद आ गई आपको कौन सी चीज है। क्योंकि जो जो तो सिनेरियो बेस है वो हम डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो वो जस्ट रेफर करेंगे, आपको समझ आ जाए कि कहीं ये ना हो कि किताब से बाहर कुछ आ रहा हो। तो क्या फायदे थे मेरे बच्चे इसके, एक तो जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हैं वो ओवरलुक नहीं होती। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया था, जैसे कोई रूटीन से हटके ट्रांजेक्शन हो रही हो, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुई हो साल के आखिर में जाके, ये भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में से। खैर इसी तरह मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कुछ चीजें आप ओवर जनरलाइज ना करें। ओवर जनरलाइज का मतलब क्या है, हाँ शायद वो उतनी है हो ना, ये इसके लिए जो लफज है ना, वो होता है ना कि हमने कुछ चीज़ों को ओवर जनरलाइज किया होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, कि अगर कोई बंदा मान लो कि कंजूस हो, हम उसको शेख कह दिया करते हैं बड़ी आसानी के साथ। आपका दोस्त है बड़ा बेचारा, वो फराक दिल है, लेकिन क्योंकि वो शेख है, उसने शेख बोलने की देर आपने कह दिया तू तो कंजूस है। तो मेरे बच्चे एक्चुअली हमने चीज़ों को क्या कर दिया, बड़ा ओवर जनरलाइज कर दिया है। हाँ स्टीरियोटाइपिंग, बिल्कुल ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे उसी तरह का कह रहा है कि यूजिंग इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन, एक तो अजम्पशन जब नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पे जो अजम्पशंस हैं वो इन अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ले बेटा उसके बाद अगर आपको याद हो प्रोफेशनल जजमेंट की हमने बात की थी, देखो कितना थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पे कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब वहाँ पे पास पेपर में देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने कोई 5-6 लाइनें करके उसको बड़ा सारा करके लिखा होगा। अगर आप पेपर के अंदर ये भी लिख दोगे, आई कैप के एग्जामिनर के सामने पांच पेपर नहीं खुले होंगे, उसके सामने आई कैप की किताब खुली होगी, और अगर आप ये लिख देंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। ये नहीं सोचना कि हाँ अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहिए, ये लिखने के बाद खुदा के लिए ये ना हो कि ये लिखे ही ना, अपनी तरफ से सारा कुछ लिख दें, क्योंकि इस तरह की चीजों में आप माहिर हैं। तो मेरे बच्चे ये लिखने के बाद आप जो अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें वो अच्छी बात, लेकिन ये ना हो कि यही गैप हुआ। अब तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, बस जस्ट क्या है कि रेलिवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को अप्लाई करना, ये प्रोफेशनल जजमेंट है। ये क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि हम वही जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी कर सकें। तो ये मेरे अच्छे यूजर्स हमने देखे थे, प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये सारी चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अभी अभी हमने पास पेपर करने हैं, और उसके अंदर ये सारा हम दोबारा आके थोड़ी पढ़ेंगे, हम एक ही दफा अभी पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, हमने कहा कि मटीरियलिटी डिटरमिन करते हुए, देखो ये पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में, लेकिन मटीरियलिटी डिटरमिन करते वक्त भी प्रोफेशनल जजमेंट के क्या होनी चाहिए। यहाँ पे 2 रुपए की गलती मटीरियल मानी जाएगी या 100 रुपए की गलती मटीरियल मानी जाएगी। इसी तरह ऑडिट रिस्क,
यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट के ऑर्डर रिस्क हाई रख रहे हो, कम रख रहे हो, और नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, और एवेल्यूएट वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट हमने डिस्कस किया था। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने इकट्ठी कर ली या नहीं। ये जस्ट आपकी प्रोफेशनल जजमेंट होगी कि अब मेरे पास इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं, जैसे जज वो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बंदे को फांसी दी जाती है, अल्लाह माफ करे। तो कहने का मतलब कि सिर्फ बता रहा हूं कि उनको लग रहा होता है कि आप इतने सबूत इकट्ठे हो गए, अब इस बंदे को बरी कर दें या इस बंदे को सजा दे दें। कहते हैं कि इवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग, क्योंकि मैनेजमेंट ने बड़ी सारी जजमेंट ली होंगी, आपने भी जजमेंट को इवेल्यूएट करते हुए प्रोफेशनल जजमेंट ही इस्तेमाल करनी है, हतमी बात तो होगी। इसलिए कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त किसी ऑडिट एविडेंस के ऊपर के कोई एस्टिमेट्स वगैरह कोई रीजनेबल हैं कि नहीं। फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात एम हल्की सी की थी, आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सारा हमने पढ़ना मेरे बच्चे कि सफिशिएंसी क्या होगी ऑडिट की, और अप्रोप्रिएटनेस मजीद दो तरह चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, रेलिवेंट भी और लाइबल भी, ये क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे इसलिए थोड़ा सा। फिर अगर आपको याद हो कल हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस का डिस्कस किया ना। इनहेरेंट लिमिटेशन वो वजूहात हैं या वो कमी पेशियां हैं जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस हासिल नहीं कर पाते, ये चीज़ें हमें रोकती हैं अपने मकसद को अचीव करने में। तो ये हमने किताब के लिहाज से मेरा ख्याल है कि आपने रीड कर ली होंगी, बस मेन मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज किए जा रहे होते हैं, जो बनी चीज एस्टिमेट्स की बेस पे हो, हम उसके बाद बारे में हतमी बात कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी आई के आपने इस तरह का सवाल पूछा होगा और हम उसका आंसर करेंगे। वो कहेगा कि ऑडिट एविडेंस मोस्टली परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। भाई अगर ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव होती तो हम कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के काबिल बन जाते हैं। कंक्लूसिव का मतलब क्या है, हतमी है, यानी कि इसके अलावा आपको इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए, ये जो एविडेंस आपको मिल गई 100% यही है। तो अगर तो इसी तरह का मामला हो, हम 100% यकीन कर लें किसी चीज के ऊपर, तो फिर तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के भी काबिल हो जाएं। इसलिए वो जगह जगह पे ये बात ये भी सवाल पूछता है कि कोई वजूहात बताएं कि ऑडिट एविडेंस परसुएसिव क्यों होती है कंक्लूसिव की बजाय। तो हम उसके लिए फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस ही बताएंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशन पूछना चाह रहा है, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मेरे एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट को जब हम अंदाजा लगाएंगे तो मेरे वो भी हमारे भी एस्टिमेट्स ही होंगे, जजमेंट्स ही होंगी, प्रोफेशनल जजमेंट होगी हमारी। तो मेरे उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट मुनासिब है कि नहीं, या आपको परसुएड कर। तो आप उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया होगा, अगर आप उससे कायल हो रहे हैं तो इट्स ओके, अगर कायल नहीं हो रहे तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे इसको सही कर लो। और ये भी चीज दिमाग में रखिएगा, चले इससे दिमाग में, तो जब भी मैनेजमेंट से कोई पंगा पड़ेगा आप, तो मैनेजमेंट को पहले तो कुछ गलत आया, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलत आया, किसी चीज में गलत आया, आपने मैनेजमेंट को हमेशा क्या करना है कि सर इसको सही कर लो। अगर मैनेजमेंट सही कर ले तो सही हो गया मामला, वहीं पे रफा दफा कर दो। ये नहीं कि अब आपने कहीं ना कहीं खुदा ना खास आपने दिल में ग्रजेस पालने हैं कि ठीक है फिर भी मैं आखिर पे जाके आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। आप वहां पे ऑडिट के लिए गए हैं, वो बताया जाता है ना वही कि आप एक जस्ट एक आप नहीं लफज, मैं ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं होता। मैं आपका लफज बीच में से निकाल रहा हूँ क्योंकि अल्फाज अजीबोगरीब आ रहे थे। लिव्ड इंडियन ऑफिसर देखो बड़ी बड़ी एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ आप आपके कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मे प्रोवाइड नॉट प्रोवाइड आइदर इंटेंशनली, वही बात मेरे बच्चे कि हो सकता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो ना प्रोवाइड कर रही हो, फ्रॉड हो रहे हो। और फ्रॉड मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कलूजन से होते हैं, और कलूजन वाले फ्रॉड ढूंढना मुश्किल होता है, टाइम और कॉस्ट इतना ना हमारे पास टाइम होता है, बड़े थोड़े से टाइम के लिए हम मोस्टली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने के बाद, वैसे तो साल के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन साल पहले जाके हम करते भी क्या है क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं होती। बाकी जो काम होते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ले बेटा स्कोप ऑफ इंटरम एंड फाइनल ऑडिट। अब ये दो तरह के ऑडिट की यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात बताएगा। लो बेटा अज्यूम कर लो आज हमारी कंपनी का चले ऐसा कर लेते हैं किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड करो, कहाँ से कहाँ तक रखना है, 30 जून तक। ले भैया उन्होंने कह दिया 30 जून, यहाँ पे हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ हो ऐसे ही। मुझे बताएंगे कि जो एजीएम हुआ करती थी, फर्स्ट एजीएम या कोई भी सब्सिक्वेंट एजीएम व्हाटसोएवर, वो एजीएम हमने कब तक करवानी होती थी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर, ऐसे मेरे बच्चे। तो अज्यूम कर ले मेरे बच्चे इसी दिन 120th डे के ऊपर अगर हम यहीं पे एजीएम करवा दें, किसी को कोई इतराज तो नहीं, 120 दिन तक करवानी है ना, अगर आखिरी दिन भी करवा दें तो इट्स ओके। तो यहाँ पे एजीएम हुई और ये साल कह लेते हैं, ये जो 30 जून 2024 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एजीएम हुई होगी ये कब हुई होगी 2025 में, और नहीं 24 में, सॉरी ये दिसंबर नहीं था, ये 24 में ही हुई होगी ऐसे में। यहाँ पे इस एजीएम में याद है कि हमने किसको अपॉइंट किया होगा, हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया हो। अब मेरे बच्चे ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, फिर आपको ये भी याद होगा कि ये कहां तक मेरे बच्चे हमारी कंपनी का ऑडिटर रहेगा, जो नेक्स्ट एजीएम होगी उस एजीएम के कंक्लूजन तक, ये यहां तक मेरे बच्चे हमारा ऑडिटर।
और ये भी अज्यूम कर लें कि कहीं ना कहीं 30 जून 2025 यहाँ पे ईयर एंड हुआ होगा, और यहाँ पे जाके इन्होंने एजीएम की होगी 120 दिन के अंदर। लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑडिटर है मिस्टर ए, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे जाके मिलेंगी? वैसे ऑडिट तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करने है ना, उनको एग्जामिन करने हैं। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे जाके मिलेंगी? कहीं पे यहाँ पे जाके। जब इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके कोई 10-15 दिन के अंदर कंपनी की कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी तरफ से प्रेशर होगा कि भैया जितनी जल्दी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे मैं भी अपना ऑडिट उतनी ही जल्दी कंप्लीट करूंगा। जब ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर इसका एंड होगा, तो उसके मान लो कि 1.5-2 हफ्ते के अंदर उनकी कोशिश होगी मैनेजमेंट की इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ड्राफ्ट, यानी कि पूरी उसको हतमी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के इसके हवाले कर दी जाएंगे। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे इसके पास आ रही होंगी, तो इस ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं यहां से इसका मेन काम शुरू होगा? बिल्कुल। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई दो ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट 2 तरह का समझ लें कि एक ऑडिट है, ऑडिट एक ही, लेकिन उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया इंटरम ऑडिट। इंटरम ऑडिट क्या होगा, उस ऑडिटर को अपॉइंट करने से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलने की बात नहीं की, उसने कहा कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक, यहां तक मेरे बच्चे जो ऑडिट होगा उसके लिए लफ्ज बोल दिया इंटरम ऑडिट, जो ड्यूरिंग द ईयर। सादा अल्फाज में इंटरम का मतलब क्या होता है, जो ड्यूरिंग ईयर, जैसे इंटरम डिविडेंड बचपन में हमने डिस्कस किया था कि साल के दौरान कहीं पे आप डिविडेंड दे दें, इंटरम डिविडेंड, तो साल के दौरान जो ऑडिट कर रहे होंगे वो हमारा इंटरम ऑडिट कहलाएगा। अब मेरे बच्चे जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत जिम्मेदारियां होंगी, उसके लिए लफ्ज उसने बोला है ये हमारा फाइनल ऑडिट होगा। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि देखो अपॉइंट तो आज ही आप हो गए, तो वेले भी तो बैठे होंगे ना, जैन जाके कुछ कर लें, कुछ ना कुछ मेहनत कर लें वहां पे, आज ही मेहनत कर लें, ताकि साल के आखिर पे जाके आपकी मेहनत कम हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग अभी पढ़ रहे हो, अगर तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे इसी तरह हिम्मत करके, तो आखिरी महीने में जाके आपकी जो तैयारी है वो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी और आपको बड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह का बन गया कि हमें पता चल रहा था कि मैं तो पता नहीं जो साथ पढ़ता हूँ तो वो तो भूल जाता हूँ, जब मेरी तैयारी होती ही आखिरी महीने में। नहीं नहीं मेरे बच्चों, गलत फहमी होती है आपकी। जो आखिरी महीने में तैयारी आप अच्छी जिस जिस उसमें अटेम्प्ट में करते हो, उसमें आपने पीछे भी पढ़ा हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पीछे बिल्कुल ना पढ़ूं और आखिरी महीने में भी तैयारी करके, क्योंकि मेन तो मैं तभी पढ़ता हूं, तो मेरे बच्चे खुदा ना खासा वो रिजल्ट वो नहीं होगा जो आपने सोचा हो। कहीं ना कहीं जो पहले चीज आपने पढ़ी हो वो आपकी लाजमी मदद करती है आखिर में जाकर। और कई चीजें तो कई टॉपिक हम आखिर में जाके फिर टच ही नहीं कर पाते, जिनको हमने सेशन के दौरान ना पढ़ा हो। हमें लग रहा होता है कि भैया एक हाथ पाँव वैसे फूले होते हैं, और लग रहा होता है कि यहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और फिर अक्सर हम रिस्क लेते हैं और अपना टॉपिक ही छोड़ जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, बेहतर तैयारी वही होगी जो आपने ड्यूरिंग द सेशन भी की हो और सेशन के आखिर में जाके भी की हो। तो सेम मामला ऑडिटर के लिए भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि ऑडिटर साहब आप ऑडिट करने गए हो, अपॉइंट तो आज ही हो गए हो, और आपने जाके कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट देनी है अगले 1 साल के आखिर में जाके कहीं पे, तो आप ऐसा करो आज ही मेहनत स्टार्ट कर दो। और फिर उन्होंने ये भी गाइड कर दिया, ये जो मेहनत है यहाँ पे ये किन लोगों से करवाई जाए, चाहे कहते हैं लोग कम हो, लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरम ऑडिट है इसको सीनियर लोगों को करने के लिए भेजें, जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उनको भेजें जाके। आप कुछ देखो शुरू के अंदर, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने होते हैं कि कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आज की जो हमारी अप्रोच होती है ऑडिट की, हम डिस्कस करेंगे, वो रिस्क बेस्ड होती है। यानी कि जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा होता है हम वहां पे ज्यादा मेहनत करते हैं ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने के लिए, और जिन एरियाज में रिस्क कम होता है, हमें लग रहा होता है यहाँ पे कोई गलती के चांसेस कम हैं, तो फिर वहां पे हम मेहनत भी कम करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वो रिस्क असेसमेंट जो आपने करनी है वो जाके साल के आखिर में नहीं करनी, वो साल के शुरू के अंदर ही करनी है। तो ऑडिटर क्या करता है, वो शुरू के अंदर जाके रिस्क असेसमेंट करता है, बाकी इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है, बाकी मैनेजमेंट के मामला को देखता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे उसने कहा कि ज्यादा टीम को ना भेजें, कम लोगों को भेजें, लेकिन वो मोस्ट सीनियर हो, समझदार हो, ताकि इन चीजों को समझ सके। जैसे होता है ना कि खुदा ना खासा, में बात कर रहा हूँ, अक्सर रिश्तेदारी की बात चल रही होती है हमारी कहीं, तो शुरू के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन मोस्ट सीनियर जाते हैं, ताकि उन लोगों से पूछ सकें भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके कोई अगले पिछले खानदान के बारे में। ये थोड़ी है कि वो मान लो कि छोटी जो अवाम है उसको भेज दें, उसको पता ही को नहीं होता है। दादे का नाम पूछ लें तो अक्सर लोगों को दादे का नाम नहीं पता होता है। यहाँ हालात यहाँ तक है। अब मैंने सारे नहीं बोला, अल्लाह माफ करे, कुछ लोगों को उनको पता नहीं। और देखें ये हमारी हैसियत है, यकीन कर लें। चलें अब मैं अपनी भी वो नहीं बताऊंगा कि मुझे तो नाम वैसे ही याद नहीं ना रहते आदत के साथ हैं, तो मेरे मेरे तो इसलिए कमी बेशी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चंद सालों के बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होंगी वो हमें जानती भी नहीं होंगी। शायद आज हमें लग रहा है कि हम अपनी पुश्तों के लिए काम कर रहे हैं, पुश्तें तो हमारे जाने में भी नहीं हमें कि हमने क्या किया। हाँ, हमें जो हमारे लिए जो काम की चीज़ होगी, या तो कुछ ऐसा कर रहे हो है जो आगे कहीं पे आपकी स्टोरियां सुनाई जा रही हो, लेकिन सर ऐसा क्या कर सकते हैं, करप्शन ही कर सकते हैं सर, हैं स्टोरियां तो उनकी भी होती हैं, हैं लेकिन मेरे से उसके अलावा अच्छे काम भी कर सकते हैं।
देखें, मान लें कि वो जो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो जो सनवार जब भी वहाँ पे शहीद हुए हैं गजा के अंदर, तो उनका वो जो एक्ट है, वो एक्ट ही मेरा ख्याल है कि वो उस पर फिल्में भी बनेंगी, वो सारी जिंदगी के लिए हो जाएगा। देखिए, वो लोग आते ही इस दुनिया के ऊपर जाने के लिए, उनके दिमाग में शुरू में ही होता है। अब एक बंदा जख्मी हालत में बैठा हुआ है, उसके पास उसको पता है कि ये ड्रोन है, और ड्रोन उसके छड़ी है हाथ में, उसने उस वक्त भी ये नहीं उसको गिव अप नहीं किया, उन्होंने जो हाथ में छड़ी थी वो भी ड्रोन के ऊपर फेंकी, चाहे उसका कुछ नहीं बिगड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये यही देखो, जो जिहाद है वो कोशिश से निकला हुआ, कि आपने कोशिश करनी है, तो वो कोशिश की उन्होंने जैसी भी की। तो अब उसके वो एक पूरे का पूरा वो मान लो कि लोगों के लिए जिसको क्या कहते हैं कि उसके लिए अल्फाज ही नहीं, फिलहाल तो उस तरह के अल्फाज में बिलवड़ी रहे हैं, जिसको वो तो है ही है कि उसको लोग उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, लोग उस तरह के टिकटॉक बना रहे हैं, लोग उस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तो लोग बनना चाहते हैं उस तरह का, लेकिन उनको फिर तो मैं उस तरह का बन गया, उसके बाद तो मैं होऊंगा ही नहीं, मैं होऊंगा ही नहीं तो फिर कैसे पता चलूंगा है। रौले तो हमारे ये है ना, हम चाहते हैं कि हम हों भी हैं, लेकिन उन लोगों की इस तरह की ख्वाहिश नहीं होती। उन्होंने बेचारों ने हजारों लोगों को अपने हाथों से दफनाया होता, अपने अपने पूरे पूरे खानदान है, उन लोगों की आंखों में आंसू भी नहीं आते इस वजह से, उनका मकसद ही कुछ और है, हमारे मकसद कुछ और है। हमें देखो कितने करप्ट लोग हैं हमारे ऊपर, क्या क्या जुल्म नहीं करते हमारे ऊपर, लेकिन हम एक उफ भी नहीं करते, क्योंकि हमें मेरे बच्चे जिंदगी बड़ी प्यारी है। हमें पता है खुदा ना खासा हमने एक पोस्ट भी लगा दी तो मरियम नवाज खुदा ना खासा कोई कुत्ते भेज देगी है। मतलब अल्लाह माफ करे, वो होता है ना उनके पास वो कुत्ते भी होते हैं, सुराग रसान कुत्ते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तंग करेंगे लोगों को। तो ये हालात है मेरे बच्चे हमारे। लेकिन वापस लिमिट, हमने डिस्कस कर रहे हैं कि दो तरह का ऑडिट है, एक इंटरम ऑडिट और एक फाइनल ऑडिट। अब ये इंटरम ऑडिट क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, क्योंकि आप यहाँ पे आपने जो इस एजीएम में आप अपॉइंट हो गए, आज से काम करना शुरू कर दें, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक जितना आपके पास टाइम है, ये जो 9-10 महीने हैं आपके पास, 8-9 महीने हैं, इसमें भी आप कुछ मेहनत करें, इस मेहनत का नाम होगा इंटरम ऑडिट। और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे, वहां पे भी आपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करनी है, वहां भी बहुत कुछ है। तो मेरे बच्चे वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगी, उसका नाम होगा फाइनल ऑडिट। तो ये मेरे बच्चे उसने बता दिया स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट फाइनल ऑडिट में। ये तो हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्चुअली ऑडिट है क्या। हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं, और उसका शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये पूरा एक सिस्टम होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम का लाजमी तौर पे एक इनपुट होता है, और उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसका एक आउटपुट होता है, यानी कि इन्वायरमेंट से ये इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करके ये इन्वायरमेंट को ही आउटपुट दे दिया करता है। अब मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने ये जो जितनी ट्रांजैक्शन, जितनी जो कुछ हो रहा है कंपनी के अंदर, जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे बच्चे ये गलत ना हो, कंपनी ने इस गलत से बचने के लिए यहाँ पे कंट्रोल लगाए होते हैं। और जब इसकी आगे प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग भी सही हो, उसके भी ऊपर कंट्रोल लगाए होते हैं। और फिर जाहिर बात है उसका क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर इनपुट गलत हुआ तो मेरे बच्चे उसका आउटपुट भी गलत ही होगा, क्योंकि हमारे टीचर ने बचपन के अंदर हमें एक टर्म बताई थी, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि गलत इनपुट दोगे, उसका मेरे बच्चे आंसर ये ना सोचिएगा कि सही मिलेगा, उसका आंसर भी गलत ही होगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, इसलिए यहाँ पे हमने कंट्रोल लगाए होते हैं शदीद किस्म के। अगर तो आप थोड़ी सी ऑडिटर, बीइंग ऑडिटर, देखो ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंकर हुई है, याद है बचपन के अंदर आपने टीपीएस पढ़ा था, वो जो आई2बी के अंदर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े थे, उसके अंदर एक टीपीएस था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता था। तो मेरे बच्चे, वो जो ट्रांजैक्शन कैप्चर हो रही है, अगर वो ट्रांजैक्शन सही कैप्चर हो रही है, और आगे प्रोसेसिंग भी आपने चेक करनी है कि प्रोसेसिंग में कहीं पे कोई एप्लीकेशन जो भी इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, क्या वो सही प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लेजर शेजर आगे जो भी एंट्री शेंट्री होनी है वो तो सारी प्रोसेसिंग के अंदर होनी है। इसमें तो जस्ट ट्रांजैक्शन, मान लो कि 100 रुपए की सेल होगी, जस्ट ये कैप्चर करेगा जो टीपीएस है। आगे उसको मजीद उसकी एंट्री शेंट्री पास करना, उसको लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचाना, वो तो हमारा सारा कौन कर रहा होगा, प्रोसेसिंग सिस्टम कर रहा होगा। अब अगर यहाँ पे ही कुछ गलत हुआ, पक्की बात है प्रोसेसिंग भी गलत होगी, और उसकी आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका आउटपुट किस शक्ल में आ रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उससे गलत ही बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगी, कंट्रोल लगाएगी, ताकि हमारी ये जो ट्रांजेक्शन कैप्चर हो रही है ये सही कैप्चर हो। और बीइंग ऑडिटर आप क्या करें, साल के शुरू में आप अपॉइंट हो गए, ट्रांजेक्शन उस वक्त हो रही होंगी, जाएं जाके उनका ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिससे ट्रांजेक्शन कैप्चर की जा रही है, इसको स्टडी करें, इसको जरा चेक कर लें, क्या ये ट्रांजेक्शन सही कैप्चर हो रही है। अगर ये सही हो रही होंगी तो पक्की बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जो इन्फॉर्मेशन जारी होगी उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरे इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इंटरम ऑडिट भी किया करें। और इंटरम ऑडिट हमने जिस तरह भी रीड कर लिया कि वो कौन करेगा मोस्टली, ये जनरल बातें बता रहा हूं मेरे, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एज डिस्क्राइब्ड इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन तीन को भी देख लो, ये स्टैट्यूट उसके अलावा है। कहता है एज ऑडिट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, दिस को बता रहा है, यानी कि ऑडिट में हम करते क्या हो रहा है,
तो मेरे बच्चे हम करते क्या है, एक तो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, किस मकसद के लिए, क्योंकि हमने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट के लिए हमें एविडेंस चाहिए, और एविडेंस भी कौन सी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही है ना मेरे बच्चे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कुछ भी है हमें मेरे बच्चे उसके बारे में एविडेंस इकट्ठी करनी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। द प्रोसीजर सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द ऑडिटर प्रोफेशन। अच्छा ये दोबारा बता रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम करते क्या है, हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ताकि ऑडिट एविडेंस इकट्ठी कर सकें। और प्रोसीजर सिलेक्ट कौन से करते हैं, डिपेंड ऑन ऑडिटर प्रोफेशन जजमेंट। अब देखो यहाँ पे एक और आपको मिल गया, प्रोफेशन जजमेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट करने में हम क्या करते हैं, जब वहां पे बताया नहीं था उसने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो उसी तरह की बात कहते हैं कि इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि आज के दौर में जो हम ऑडिट करते हैं वो रिस्क बेस्ड करते हैं। देखो ये सारी बातें अभी आगे आनी है, अभी तो हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 शुरू के अंदर आज ये खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें आगे हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 3 आपको बताएगा सारी के सारी, ये असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, वो रिस्क असेसमेंट ही उसका नाम है। लेवड़ा उसके बाद इन मेकिंग दो रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर कंसीडर इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द एंटिटीज प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगली बात मेरे बच्चे, देखो कंपनी ने क्या किया होता है, अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनल कंट्रोल लगाए होते हैं। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि हमारी जो कंपनी के इंप्लॉइज हैं वो टाइम पर आ रहे हो, हमने कहीं ना कहीं एक इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, वहाँ पे एक अटेंडेंस की वो मशीन लगा रखी है कि जो बंदा भी आए वो अपनी अटेंडेंस मार्क करे, थंबनेल कर दिए, ये भी कंट्रोल है। लोग पहले अपने हाथों से लिखा करते थे, खुद लिखा करते थे, वो गलत लिखते थे हैं। अगर गार्ड की जिम्मेदारी दी, गार्ड को 4 पैसे दे दिया करते थे, वो उनके जो टाइम में वो कहते थे वो लिख दिया करते थे हैं। तो कुछ चीजें गलत हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि ला फिर अब और फिर कार्ड भी दिए, वो कार स्वैप करने वाले, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी कहीं कमी आ गई। वो लोग क्या करते थे, जो सबसे पहले सुबह आता था ना, सारे कार्ड उसको दे दिया करते थे। वो आता था सुबह 8 बजे, ठा 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 सबके कार्ड सब एंटर हो गए, एक बंदा आया वो, लेकिन सारी सबकी अटेंडेंस लगी, तो उसमें भी दिक्कत था। फिर हमने कहा कि ठीक है, अब जरा अंगूठे उतार उतार के, उंगलियां उतार उतार के दो किसी दूसरे को। तो हमने क्या कर दिया, वो थंब इंप्रेशन वाली मशीन लगा दी, ताकि लोग क्या करें, अपने आए और अटेंडेंस लगाएं। तो मेरे बच्चे ये क्या है, ये कंट्रोल है, जस्ट एक समझा रहा। देखिए मेरे बच्चे, अब हमने देखो ऑडिटर जाएगा, ऑडिट जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने, और याद रखना कि हमें जो कंट्रोल हमने भी चेक करने हैं, चेक करेंगे सिर्फ अपने अपने मकसद के लिए, उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देनी। बार बार वो लफ्ज बोलता है, ऑडिटर जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा। इंटरनल कंट्रोल्स को इसलिए चेक नहीं करेगा कि मैं इसके ऊपर भी रिपोर्ट दूंगा ये सही है कि नहीं, ना ना ना। आखिर पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लेटर देके जाएगा, मैनेजमेंट लेटर में वो बताएगा कि आपके कंट्रोल मैंने देखे हैं, उसमें यही एक वीकनेस नजर आई, इसको सही कर लो, ये आपके फायदे की है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी तो मोस्टली मैं ही हूंगा ना, तो फिर मुझे दिक्कत होगी। अगर सही कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। तो एक मैनेजमेंट लेटर जाके देके जाएगा आखिर पे जाके, वो उसमें डेफिशिएंसी बताता है, रिपोर्ट नहीं देता उसके ऊपर। रिपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देनी है आपने, या उन चीजों पे देनी है जहां पे आपको एससीसीपी कह दी जाए। पीछे हमने डिस्कस करके आए थे कि एससीसीपी कुछ जिम्मेदारी अपनी भी दे देता है, जैसे वो कहता है कंप्लायंस रिपोर्ट इन्होंने तैयार की होगी, आप उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा, कोई रिपोर्ट दे दीजिएगा। खैर, तो मेरे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑडिटर उन्हीं कंट्रोल्स को चेक करेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट। ऐसे कंट्रोल, इंप्लॉय लेट आ रहे हैं या जल्दी जा रहे हैं, ऑडिटर को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग बैठे हुए सिगरेटें पिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई हम उस चीज को देखेंगे जिसका इंपैक्ट, अगर वो वहां पे कमी बेशी हो, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जा रहा हो। कहीं पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नजर नहीं आ रही है आपको, इसका इंपैक्ट, कहीं पे बेईमानियां नजर आ रही हैं, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या कहीं इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वहां पे प्रॉपर कोई गार्ड छाड़ नहीं बैठा हुआ, वहां पे इन्वेंट्री रखने और लेके जाने का कोई कंट्रोल नहीं, तो इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएगा। तो सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, एक ही बंदा सारी की सारी सेल, कोई उसी तरह के मामला देखेंगे उसको जाके आएगा। तो कहता है कि सारे कंट्रोल नहीं हमने देखने मेरे बच्चे, हम उन कंट्रोल्स को देखेंगे जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होंगे, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। हालांकि ये बातें आगे भी बताएगा, लेकिन यहीं पे आपको बता रहे हैं कि हम जाएंगे, हम करेंगे क्या, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, वहीं पे उसी के लिए हम प्रोसीजर लगा के ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करेंगे, और फिर जब हम ये काम कर रहे होंगे, रिस्क असेसमेंट वगैरह सारी कर रहे होंगे, तो वहां पे हमने इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करना है। रिस्क असेसमेंट कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क कम है, कंट्रोल वीक है तो रिस्क ज्यादा है। तो मेरे बच्चे अगर यही रिस्क असेसमेंट कहलाती है। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना, खतरों का अंदाजा लगाना। तो खतरों का अंदाजा, अगर तो खतरे ज्यादा हैं तो रिस्क असेसमेंट, मान लो कि रिस्क हाई होगा, अगर खतरे कम हैं तो रिस्क, आपने रिस्क असेसमेंट की होगी तो खतरे कम है पता चला होगा ना, तो रिस्क क्या होगा, वो कम होगा। तो खैर इस तरह की बात है। कहता है कि an audit also include evaluating the appropriateness of accounting policy used and reasonableness of accounting estimates made by the, गुजारी बात में रखिए, ये चीजें भी हमने चेक करनी है कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल की है और क्या वो सही है, और जो एस्टिमेट्स लिए हैं क्या वो मुनासिब हैं। तो इस तरह की कहता है ये स्कोप ऑफ ऑडिट में है। अगर स्कोप ऑफ ऑडिट कोई बंदा आपसे पूछ ले तो उसमें ये 3 बातें आपने बतानी है
एक तो मेरे बच्चे हम जो ऑडिट कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसके लिए हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए होती है ताकि हम उसके ऊपर ओपिनियन दे सकें। उसके लिए हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। वहीं पे जब हम प्रोसीजर वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, ये प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं रिस्क बेस पे। जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे जाहिर बात है हम मेहनत ज्यादा करेंगे। और रिस्क जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं वहां पे हम इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखते हैं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल सारे नहीं देखते, सिर्फ वही कंट्रोल्स देखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कहीं ना कहीं जिनका अमल दखल हो। ये नहीं कि जहां पे ट्रांजेक्शन्स होकर आगे प्रोसेस हो रही हो सादा अल्फाज में, जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जिन फिगर्स का जाना हो, हमने उन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स को देखना है। और आखिर पे हम उसने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह के देखते हैं और मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स वगैरह। तो ये मेरे वैसे ही ये पढ़ना है सारा हमने आगे जाकर। पता नहीं उसके दिमाग में क्यों आया कि उसने कहा कि दो तरह का ऑडिट बता रहे हैं, उससे पहले हम स्कोप ऑफ ऑडिट बता दें कि ऑडिट में होता क्या है। और वही जो ऊपर स्कोप ऑफ ऑडिट आपने पढ़ा है वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये उसने दो हिस्से बता दिए। एक तो मेरे बच्चे हम जिस दिन हम अपॉइंट हुए, जिस एजीएम में हम अपॉइंट हुए थे, वहां से लेके जब ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां तक, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वहां पे हमारा फाइनल ऑडिट होगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले इंटरम, और उसके बाद तो ये देखिएगा ऑडिट फील्ड वर्क इज टिपिकली परफॉर्म इन 2 phases। इंटरम ऑडिट, ये आगे भी एक दो फिर आएंगे ये दोबारा टॉपिक। इंटरम ऑडिट दिस इज परफॉर्म बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड मे इंक्लूड। देखो अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से पहले पहले जो हम मेहनत कर रहे होंगे उसका नाम क्या होगा, इंटरम ऑडिट। अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो वहां से, नहीं नहीं, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो मेरे बच्चे वहां से हमारी जो मेहनत शुरू होगी उसका नाम क्या होगा, फाइनल ऑडिट। कहता है कि डिस्कशन विद स्टाफ एंड मैनेजमेंट डिजाइन। अब देखो कहता है इंटरनल ऑडिट में हम करेंगे क्या, कहता है जाओ कंपनी के अंदर, अपॉइंट तो हो ही गए हो, जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करो। डिजाइन टू एनहेंस द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है कि जाए जाके जरा मैनेजमेंट से बातचीत करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें एंटिटी के बारे में, वो कंपनी है क्या, करती क्या है और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। कि एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करेंगे आज के बाद, क्या दिमाग में रखेंगे, पेस्टल फैक्टर। जब भी इन्वायरमेंट की बात, इसमें हमेशा आपने क्या दिमाग में रखना है, पेस्टल फैक्टर प्लस कंपेटिटर्स। मेरे बच्चे ये याद रखना है आपने, क्योंकि इन्वायरमेंट में होते ही ये हैं। अगर आपने एमएफए पढ़ा हो, एमएफए पढ़ लिया, ये पढ़ना है, पढ़ रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल ये चीजें आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो पेस्टल फैक्टर मेरे बच्चे इन्वायरमेंट है क्या, ये सीएफई की 4 जनवरी के बाहर, ये सारा मेरे बच्चे हमारा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में ये 6 चीजें आपको मिलेंगी। पॉलिटिकल फैक्टर जो आपके लिए रिस्क या अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, और हमारे कंपेटिटर्स। तो ये हमारे मिल मिला के सारे क्या बनाते हैं, ये हमारा, यानी कि हम पता क्या करते हैं, ये हमारा इदारा है। इस इदारे को हम जब बड़े होंगे, आप कहीं ना कहीं इसको दो तरह के इन्वायरमेंट में डिवाइड करेंगे। एक होगा माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे कंपेटिटर्स बैठे होते हैं। एक होगा मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर ये पेस्टल फैक्टर होते हैं। तो अब जाएं आप कंपनी के अंदर इंटरम ऑडिट के दौरान, आप जाके एक तो मैनेजमेंट से भी डिस्कशंस करें, उनसे बातचीत करें, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन क्या कर रहा है, उसका भी जरा थोड़ा सा इंक्वायरी करें। और दूसरे नंबर पे आप क्या करें, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कंपनी की एंटिटी के साथ साथ उसके एनवायरमेंट की, कंपनी के भी और उसकी एनवायरमेंट भी। दिस विल इनेबल ऑडिटर टू मोर फुली प्लान द ऑडिट एंड होपफुली रिड्यूस द वर्क परफॉर्म एट ईयर एंड। कहते हैं इससे आपकी जो साल के आखिर पे जाके मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये जाएंगे साल के आखिर पे, तो वहां पे तो आप जाके आप समझने की पहले तो कोशिश करेंगे, हैं जैसे, चलें खैर। कहता है कि रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट आर, वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ, ये ना कहना कि सर ये देखें कैसी बात कर रहे हैं। अक्सर जो लोग होते हैं ना, जो बुजुर्ग या इस तरह के, वो कोशिश करते हैं कि आपके जो खानदान में पहले ही कोई इस तरह का रिश्ता अवेलेबल हो, वहीं पे कर लिया जाए। समझाने की बात कर रहा हूँ, क्यों, आपके घर को वो अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको पता है इस घर का इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे लोगों का क्या एटीट्यूड है। लेकिन जब उनको बड़े रिस्क महसूस हो रहे होते हैं, अगर वो उनको लग रहा हो कि हम कहीं पे बाहर रिश्तेदारी करेंगे, अभी तो वो आएंगे, वो समझेंगे, और समझने समझाने में कहीं खुदा ना खासा ताल्लुकात खराब होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं खानदान के अंदर ही रहो, और खानदान के अंदर का ये मकसद होगा कि पहले से एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के घर के मामला जो भी होंगे वो सबको पता होंगे। तो एक बेहतर वो हो सकता है मामला, जस्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे बच्चे आपने साल के आखिर में भी जाके मेहनत करनी है, लेकिन वो कहता है कि शुरू के अंदर भी जाके मेहनत कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कहता है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट आर रेलिवेंट टू द ऑडिट। देखो अगर कोई बंदा आपसे आज के बाद पूछ ले, अच्छा बताओ इंटरम ऑडिट में हम क्या करते हैं, हम कहेंगे हम जाते हैं वहां पे, एक तो मैनेजमेंट से डिस्कशंस करते हैं, फिर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि एंटिटी है क्या, वो उसका कारोबार क्या है, वो करती क्या है, किस लेवल पे उसके किस स्केल पर उसका कारोबार है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं, भाई बथेरा कुछ है जो आपने उस एंटिटी के बारे में जानना है।
और कहीं पे कहाँ कहाँ पे आप कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी वहां पे जहां पे शायद आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मेरे बच्चे आपने उसके इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट आज के बाद, हाँ, पेस्टर प्लस इन कंपेटिटर, इसका मतलब क्या है, इनके बारे में, इनके कंपटीशन के बारे में जानने की कोशिश करें, इनके कंपेटिटर्स क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो कहीं पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वही सारे फैक्टर कहता है कि, और जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं कहता है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल वही बात अच्छे होंगे तो आपकी मेहनत कम। और परफॉर्म सम प्रिलिमिनरी कंट्रोल टेस्टिंग आर सब्सटैंडिव प्रोसीजर, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़े सब्सटैंडिव प्रोसीजर वगैरह क्या होते हैं, तो मेरे बच्चे बस ये दिमाग में रखिएगा, सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स के अंदर हम जरा थोड़ी सी डिटेल टेस्टिंग कर रहे होते हैं। बस अभी इतना दिमाग में रखिएगा, जहां पे सादा अल्फाज में हम रसीदें चेक कर रहे हो उसको हम सब्सटैंडिव टेस्टिंग कहते हैं, जहां रसीदें चेक कर रहे हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल में आप रसीदें चेक नहीं कर रहे थे, खाली रसीदें नहीं, उसमें जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सब्सटैंडिव प्रोसीजर, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर का तो नाम ही सब्सटैंडिव प्रोसीजर है प्योरली, यानी कि 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर हैं ही क्या, सब्सटैंडिव प्रोसीजर। तो इसलिए हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि सब्सटैंडिव प्रोसीजर क्या है। जब रसीदें चेक की, याद है बचपन में नवाज शरीफ के ऊपर जब पनामा केस बना था, तो उनकी रसीदें चेक, नहीं आप लोगों को क्यों नहीं पता, जब नवाज शरीफ को निकाला था तो पनामा केस की बेस पे निकाला था ना, कि उसके ऊपर पनामा केस बना था, यानी कि नाम आए थे इस पूरे खानदान के, जिन्होंने बाहर जायदादें वगैरह बना रखी थी करप्शन के पैसे। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे वहां पे जो रसीदें मांगी गई थी इनसे कि जो कुछ आपने ये बना रखा है इसकी रसीदें दे दें। तो एक्चुअली वो जो भी उस वक्त वाजिद ज़िया था जो उस को लीड कर रहा था, उन लोगों को जो इसके खिलाफ कर रहे थे तहकीक, तो मेरे बच्चे वो जब वो रसीदें मांग रहा था तो एक्चुअली क्या कर रहा था, वो सब्सटैंडिव प्रोसीजर अप्लाई कर रहा था। तो सब्सटैंडिव प्रोसीजर में खाली रसीदें नहीं होती, कुछ 6-7 तरह की, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, 6-7 सिर्फ है। जैसे जस्ट होता है ना कि कोई डॉक्यूमेंट है जाके इंस्पेक्ट कर लो, कोई एसेट पड़ा है तो उसको जाके मेरे बच्चे इंस्पेक्ट कर लो, है कोई सामने कोई काम होता हुआ उसको ऑब्जर्व कर लो, जाओ जाके इनसे कोई इंक्वायरी कर लो, इनसे कोई डिस्कस कर लो, है कोई कैलकुलेशन है उनको दोबारा कैलकुलेट करके देख लो, है रिकैलकुलेशन करके चीजों की देख लो, है कोई कंफर्मेशन बाहर भेज के देख लो, उनसे भी पूछ लो। इस तरह ये जो प्रोसीजर है टोटल 6-7, ये ना समझना कि सब्सटैंडिव प्रोसीजर के अंदर पता नहीं क्या कुछ होगा, वो 6-7 जो चैप्टर हैं आगे 3-4, नहीं नहीं मेरे बच्चे सिर्फ 6-7 प्रोसीजर है, वो तो कुछ और है मामला, किसी और तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेवड़ा कहता है कि फाइनल ऑडिट में फिर हम क्या करेंगे, दिस इज परफॉर्म आफ्टर द ईयर एंड, देखो ईयर जैसे ही एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर तो ये वाली स्टेज शुरू हो जाएगी, व्हेन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल एंड इंक्लूड फुल ईयर बैलेंसेस, यानी कि साल के आखिर पे जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल, यहाँ पे वैसे ऐसे फील हो रहा है कि जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी तो उस वक्त से यहाँ पे होगा, लेकिन उसने क्योंकि ये बता दिया था कि बिफोर ईयर एंड, जब ईयर एंड हुआ तो मेरे बच्चे इंडायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे हमारा फाइनल ऑडिट ही है। नॉर्मली द इंटरम ऑडिट वर्क इज परफॉर्म बाय फ्यूअर बट मोर सीनियर स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने ओवरऑल उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। द फाइनल ऑडिट इज मच लॉन्गर एंड इन्वॉल्व द होल ऑडिट टीम, फिर आखिर में जाके आपको पता है पूरी टीम आप लेकर जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं साल के आखिर पे, फिर आप स्टॉक टेकिंग भी आती हैं, फिर आप वहाँ पे खाबे शाबे भी खाते हो, हलाल 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 खाते हो। कुछ गलत तो नहीं बोला? हलाल इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे आपको पता चल जाता है कि ये क्लाइंट की तरफ से खाना है, फिर आप औकात से बाहर खाते हो, और औकात से बाहर खाने से यकीन कर लो वो जो जो इतनी 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 मुंडियाँ, इतनी इतनी शक्लें लेकर गए थे ना वहाँ पे, वो माशाल्लाह ऐसे फिट्टे होते हैं, तो बात है जब मिलने आते हैं ना पहचाने भी नहीं जाते हैं। तो सर वो क्या है, क्या कर रहा है तू, और सर वो क्लाइंट बड़े कमाल के हैं, लेवल नहीं हो गया है, क्लाइंट कमाल से हैं, तू माशाल्लाह मोटे हो जाए। वो कहता है कि सर यकीन कर लेंगे, कभी लगाए चक्कर आप भी, सर आपको भी खिलाते हैं इतने हिस्सेदार देते हैं। ले बेटा, अब अगली बात, याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग एतराज करेंगे कि सर ये जो ऑडिट है ना, इसमें आया क्या है कि एक बंदा साल के आखिर में आया और ड्रामेबाजी करके चला गया और एक पेपर दे के चला गया 2-3 पेजेस का जिसमें रिपोर्ट है, और हमसे मिलियंस लेकर चला गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को होगा यार ये तो सिर्फ स्यापा ही था, कास्ट ही थी, इसका फायदा तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई सियाना बंदा फिर आपको बताएगा नहीं नहीं इसके फायदे भी होते हैं। तो ऑडिट के कुछ फायदे भी हैं, ये भी कई दफा सवाल पूछ रखा है कैप ने, वहां पे सवाल इस तरह बनाया हुआ है कैप कि एक दोस्त है दूसरे दोस्त को बताता है यार ये ऑडिट का कोई फायदा होता है, जहां तक मुझे लग रहा है ये तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। तो वहां पे फिर वो दूसरा बंदा उसको बताता है नहीं नहीं इसके फायदे भी हैं, चलो देखो कौन कौन से हैं। एक तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑनर हो जाता है, ये जनरल है, ये अच्छे लगे मुझे, तो जो यानी कि दिमाग में आए लिखते जाओ, कोई कानून नहीं है, ये कोई कंपनी एक्ट के अंदर फायदे नहीं बताए गए, जो मन में आए हैं, तो आपने वो लिख देने हैं। इवन देन ये भी लिख देना कि भैया वहां पे खाबे ही खाबे हैं। ये भी फायदा है कम से कम, वो जो बेचारे माड़े माड़े बंदे हैं वो मोटे हो जाते हैं जाके, तो ये भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा, एक तो देखो मालिक सेटिस्फाई है तो आप भी तो सेटिस्फाई होते हैं ना, है तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑनर, तो मालिकों की सेटिस्फेक्शन क्यों, उनको मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यकीन आ जाता है।
इसी तरह डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अगरचे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब कर रहा होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो उसको इग्नोर भी नहीं करता। इसी तरह इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक फाइनेंशियल सेफ गार्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि वो लोग जो जिनका पैसा लगा हुआ है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा होता है। यानी कि ये नहीं कि जब हमारे सामने जो रिपोर्टें बना के दी हैं जिन लोगों ने, तो हमने उसी पे यकीन कर लिया, बल्कि एक इंडिपेंडेंट बंदा है जो बता रहा है कि ये सही चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे उनको महसूस हो रहा होता है कि हमारा पैसा शायद वो सेफ हाथों के अंदर है। और मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, अगरचे ये थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रखी कि जरा थोड़ा सा अखलाकी लेवल जो है एम्प्लॉयज का, उसका भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज क्या है। हालांकि ये जरा थोड़ा सा ज्यादा उसने बता दिया। नेगोशिएटिंग लोन, वही बात मेरे बच्चे, अगर लोन लेना हो तो आपको क्या चाहिए होती है, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, अदरवाइज तो बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे, तो ऑडिट होंगी तो लोन मिलेगा। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर देखो आपस में आप पार्टनर हैं किसी बिजनेस के और आपस में कोई पंगा हो तो आप क्या करवा लो, ऑडिट करवा लो, तो आपस में वो जो मसला होगा उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, क्योंकि आता है बुक्स चेक करता है, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसके ऊपर भी रिपोर्ट देनी है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन की थी कि नहीं। तो अगर ये बता रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी प्रॉपर बनी है। और कंप्लायंस विद रेगुलेशन, कंपनी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कहीं याद हो कंपनी एक्ट इनको ये भी कह रहा था कि वो हमें जो कंप्लायंस स्टेटमेंट इन्होंने बनाई है उसको भी चेक कर लीजिएगा। और असेसमेंट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और अगर कहीं पे वीकनेस हो तो आखिर में एंगेजमेंट लेटर ये देके जाता है, मैनेजमेंट लेटर, सॉरी एंगेजमेंट लेटर तो ये अभी आ जाएगा चैप्टर 2 के अंदर। तो मैनेजमेंट लेटर देके जाता है, उसके अंदर बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपके कंट्रोल वीक है। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, वही बात मेरे बच्चे, अगर आपस में कोई पार्टनरशिप अलग-अलग हो रहे हो तो उसको सेटल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट को भी मेरे बच्चे मदद मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी हमसे कुछ छुपा रही है। तो जब ऑडिट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कंपनी हमसे कुछ नहीं छुपा रही, ये जो टैक्स वगैरह हमें पे कर रही है वाकई ही इतना बनता है जितना इन्होंने पे किया है। तो ये एक ज्यादा एग्जेजरेट करके उन्होंने कुछ बेनिफिट दिए हैं, अगर एग्जेजरेट करके लिखना चाहें इसी तरह तो ये कमाल के हैं। लेकिन फिर भी आपने बस उतने की याद रख लीजिएगा जितना कि आपकी किताब के अंदर है, और किताब के अंदर मेरे बच्चे बड़े थोड़े से हैं। वही गरीबा, मोबाइल पे तस्वीर ले आया कर। कर ले जल्दी कर ले, कुछ नहीं, वो तो कोई नहीं है आप लोगों से, नहीं बता, क्योंकि तस्वीरें तो खो जाती हैं मेरे बच्चे। हैं, तस्वीर से या तो फिर देखो, अगर कोई तस्वीर उतारी हो उसको जाके फिर किताबें भी लो। जो चीज आप इवन देन रजिस्टर, थ्योरी के पेपर में रजिस्टर भी फजूल तीन तीन चीज होती है, यहाँ रखिएगा। मुझे नहीं पता कि आप कौन रजिस्टर होगा, और आखिर पे रजिस्टर गुम हो जाए तो गजनी बन के फिर रहे होते हैं, ला मेरा तो रजिस्टर ही गुम हो गया, हाँ मैं पेपर दूंगे नहीं। सच्ची बता रहा, यानी कि आप तो टोटल रजिस्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए जो थ्योरी का पेपर हो उसमें जो भी रिकॉर्ड करना हो वो ले। ऑनलाइन वाले बच्चों तो थोड़ी सी दिक्कत होगी मेरे बच्चे इसमें आपको, क्योंकि इंटरनेट एकदम से चला गया, ये समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज की गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। लेकिन बहरहाल ये उस्मान बुज़दार से अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ मरीम नवाज उस्मान बुज़दार से लाखों दर्जे बेहतर है। जो सही हो वो सही बोलो, जो गलत हो वो गलत बोलो। वो अल्लाह मियां का कि टगा कह लो, उन्हें मज कह लो। और हो जाएगा, इसको गोली मारो। रिलेटेड बड़ा अपनी किताब की तरफ आओ, कहते हैं फायदे क्या हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के। एक्सटर्नल ऑडिट प्रोवाइड्स, मेरे बच्चे मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को फिर बता रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक्सटर्नल ऑडिट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स, इट इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई मसला कितना देखो, ये कितने प्रोफेशनल सुलझे हुए बताएगा आपको, है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिबिलिटी ऐड कर देता है। इट कंफर्म्स टू मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी करेक्टली। वही बातें जो हमने लेदर पढ़ी थी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है, कंट्रोल सही लगाए, सारा कुछ। तो वहां पे कि देखो सुलझे हुए अंदाज से बता रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से परफॉर्म करनी है। और इट प्रोवाइड्स assurance to management that they have complied with the non-statutory requirements such as कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट वे दीज आर सब्जेक्ट टू ऑडिट आर रिव्यू। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट देखो, कुछ कंपनीज के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना जरूरी है, जैसे लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जैसे आप कंपनी एक्ट को फॉलो करते हो वहीं पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी फॉलो करना होता है। तो जहां पे कुछ इस तरह के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह अप्लाई होते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाती है गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, उस कंपनी के मामला को चलाने के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया होता है, उसको कहते हैं मेरे बच्चे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। खैर, it provides feedback on the effectiveness of internal control where internal control are weak. Uneducated auditor will give recommendation for improvement। और ये किस शक्ल में मिलेगी आपको, मैनुअल लेटर की शक्ल में। पढ़ेंगे आगे इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में, आखिरी टॉपिक
लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं, और हम लिखने जा रहे थे कि मेरे बच्चे कि ऑडिट एविडेंस, क्या बोला इन्होंने, चल गया, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। याद है ये लफ्ज हमने अभी डिस्कस किया था, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। अब उसकी वजह क्या है? अब लेने के आपको आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलती है, आप कहीं ना कहीं उस एविडेंस पर कायल होते हैं, लेकिन आपको हतमी आपको भी यकीन नहीं होता कि ऐसे ही है। लेकिन मेरे बच्चे उसके पीछे क्या है, कुछ रीजंस हैं, वो रीजन ये वाले हैं। उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन ही एक एक रीजन है जिसकी वजह से ऑडिट एविडेंस क्या होती है, परसुएसिव होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एस्टिमेट्स हैं, प्रोविजंस हैं, या कोई कंटीजेंसीज हैं, तो हम भी तो मेरे बच्चे मैनेजमेंट के भी अंदाजे हैं वहां पे, और हमारे भी क्या होंगे, अंदाजे ही होंगे। तो कहता है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर में क्या कुछ था, एक तो कॉस्ट। कॉस्ट मेरे बच्चे एक वजह बनती है जिस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। और जाहिर बात है इतना पैसा, जहां पे आप देखो, अगर आप एक एक चीज को चेक करना चाहते हो तो खुद सोचे, अगर आपने एक एक चीज को चेक कर दिया, आ गया आप, तो एक एक अच्छा, वो मेरी असाइनमेंट्स दूसरी रहती है। एक एक चीज को चेक करना चाहते हो तो मेरे बच्चे आपको स्टाफ भी तो ज्यादा चाहिए होगा। तो फर्म जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अल्लाह माफ करे, कोई एक ट्रेनी को स्टाइपेंड देते हुए इनको मौत पड़ती है, तो मेरे बच्चे वहां पे आपको इतने ज्यादा ट्रेनी रखने पड़ेंगे, और वो ट्रेनी जाके वहां पे एक एक चीज को चेक करेंगे, तो अच्छी खासी कॉस्ट आएगी, जो ना मैनेजमेंट ऑफ बात का तो कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाती। कह दिए सर आप ऐसा कर लो, हमें एक एक चीज चेक करके वो उस मेहनत का हमें चार्ज ना करें, एक मुनासिब लेवल की इंश्योरेंस के लिए हमें चार्ज कर ले बस। तो एक तो मेरे बच्चे कॉस्ट बीच में आ जाती है। द कॉस्ट ऑफ ऑडिट कैन बी वेरी हाई, however if the audit firm is already hired to carry out non audit work such as advisory work, the additional cost of audit may be fairly small। वो अलग बात है, इस बेशरम को यही नहीं पता कि अगर ऑलरेडी आप उनको कोई सर्विस दे रहे होंगे, नॉन ऑडिट वर्क, चले उसने नॉन ऑडिट वर्क कह दिया, ऑडिट वर्क क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाने में आप शामिल हैं, फिर तो जाहिर बात आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने कह दिया नॉन ऑडिट काम कर रहे हैं, जैसे कोई एडवाइजरी, अगरचे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसको मना कर दिया जाएगा, लेकिन लॉ के अंदर उसको मना नहीं। इसी तरह कहता है कि डिसरप्शन कॉस्ट हुए कंपनी स्टाफ। अब जाएंगे आप क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को कहेंगे मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दें, वो फलाने बंदे को मेरे पास भेज दें, मैंने उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आज हमने वो फलाना स्टॉक टेक करने के लिए जाना है, फलानी जगह पर जाना है, अपने जरा स्टाफ को हमारे साथ भेज दें। ये हमने पैसे गिनने हैं तो दो चार बंदे हमारे पास बैठा दें, क्योंकि हम आपकी मौजूदगी में पैसे गिनेंगे, ये ना हो कि आप बाद में हमारे ऊपर इल्जाम लगा दें कि हमने चोरी करके लेके चले गए हैं पैसे, क्योंकि पैसे भी तो काउंट करने हैं ना आप, हर चीज काउंट करनी है। बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहे होते हैं वो सारे काउंट करने हैं आपने, तो वहां पे पैसे भी पड़े होंगे हैं, कैश इन हैंड, जो कैश पड़ा हुआ है वो आपने क्या करना है, गिनेंगे सारा दिन बैठ के वहां पे है। लेकिन मशीनें पड़ी होंगी अगर तो ज्यादा, लेकिन ज्यादा होता ही नहीं वहां पे, थोड़ा बहुत ही होता है। खैर, तो आप क्या कर रहे हैं, उनके स्टाफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको डिस्ट्रप्शन डिस्टर्ब कर रहे हो, या डिस्ट्रप्शन का बाइस बन रहे हो। तो एक तो मेरे ये होता है, द कंपनी स्टाफ में बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट द ऑडिटर बाय आंसरिंग क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि वो कंपनी के काम छोड़ के अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके नौकर हैं, कंपनी के नौकर हैं नहीं, तो ये दिक्कत होगी। उसके बाद कहता है कि सम टाइम इन सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट्स हुज ट्रूथ एंड फेयरनेस विल नॉट बी नोन विद सर्टेनिटी अंटिल सम पॉइंट इन द फ्यूचर। जैसे केस ही चल रहा है कंपनी का, कंपनी ने एक प्रोविजन क्रिएट कर रखी है कि भैया हो सकता है, प्रोबेबल है हम केस हार जाएंगे। अब वो पक्की बात थोड़ी है अभी भी कि हार जाएंगे, हाँ आगे फ्यूचर में जब वो फैसला आ गया फिर तो आप हार गए और पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तो अनसर्टन ही है। तो ये मेरे बच्चे को बताना चाह रहे हैं, दिस मीन्स इंश्योरेंस ओपिनियन इज अल्टीमेटली सब्जेक्टिव एंड जजमेंटल। कि भैया हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव एंड जजमेंटल का मतलब क्या है? अच्छा, सब्जेक्टिव एक होती है चीज, ऑब्जेक्टिव एक होती है सब्जेक्टिव। कि आप जब सोचा करें ऑब्जेक्टिवली सोचा करो, सब्जेक्टिवली नहीं। जब आप किसी को ओपिनियन दें, ऑब्जेक्टिवली ओपिनियन दें, सब्जेक्टिवली दें, इसका मतलब क्या है? आप जब अपने आप को मद्देनजर रख के कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं सब्जेक्टिवली कर रहे हो। ये जब आप मकसद को दिमाग में रख के कोई काम कर रहे हो ना, आप अपने आप को ना देखें मेरा दिल मेरा दिमाग क्या कहता है, नहीं नहीं, हकीकत की बेस पे आप कोई चीज को लेकर चल रहे हो, उसको कहते हैं आप ऑब्जेक्टिवली लेके चल रहे हो। इसलिए कहता है कि जहां पे ये जजमेंट्स होंगी, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एस्टिमेट्स होंगे, वहां पे जो आप खुद जो मेहनत कर रहे होंगे वो सब्जेक्टिव होगी, जजमेंटल होगी, ना कि कोई हतमी बात। कहता है कि मोस्ट फ्रॉड विल इंक्लूड अटेम्प्ट टू डेलिबरेटली कंसील द ट्रूथ और मिस रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। वही बात कि कलूजन करके फ्रॉड होंगे, जानबूझ के किए जाते हैं। जब जानबूझ के कोई गलती की जाएगी उसको छुपाया भी जाएगा, जो अनजाने में गलती होगी उसको छुपाया नहीं जाएगा और वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो जानबूझ के हम गलती करते हैं मेरे बच्चे, उसको छुपाते हैं और वो आसानी से नहीं मिलती। जैसे होता है ना कि एक चीज गुम गई है आपकी, तो मेरे बच्चे वो कहीं ना कहीं घर में मिल जाती है, लेकिन अगर किसी ने उठा ली है, हैं अब आपको मिलेगी नहीं मेरे बच्चे, वो तो किसी ने जानबूझ के उठाई है, तो आपको थोड़ी मिलेगी। खैर लाजमी घर में ही हो, हॉस्टल में हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है। कहते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंसी द ऑडिटर रूटीनली यूजेस सैम्पलिंग रेदर देन, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे।
कि ऑडिटर सारी चीजों को चेक नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। और साल एंड हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, अब उसने सारी चीजें चेक करनी है, तो सारी चीजें चेक नहीं कर पाता। फिर वो क्या करता है, सैंपल ड्रॉ करता है। यानी कि अगर उसके सामने 1 लाख ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है, लाख ट्रांजेक्शन चेक नहीं करेगा, उसे सोच रहा है कि ऐसा करता हूँ 1000 ट्रांजेक्शन चेक कर लेता हूँ। अब वो 1000 ट्रांजेक्शन चेक करेगा, उस पूरी जो 1 लाख ट्रांजेक्शन हैं, वो एक पूरी पॉपुलेशन है, वो सारी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर रहा, उसमें से 1000 ट्रांजेक्शन का एक सैंपल ले रहा है, उसको चेक कर रहा है। अगर उसमें 1000 में से मान लो कि अगर 100 गलत हुई हैं, तो कहेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10% तक तो सारी ही गलत हैं। तो फिर वो उसको क्या करेगा, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, उस 1000 को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर देगा। अब हो सकता है सारी बाकी पॉपुलेशन सही हो, उसमें कोई गलती ही ना हो, या हो सकता है यहाँ पे जो गलतियां उसको मिली हैं उससे ज्यादा गलतियां वहां पे। तो इसलिए मेरे बच्चे, एक तो हम क्या करते हैं, सैंपल बेस पे ऑडिट कर रहे होते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि परसुएसिव किस्म की एविडेंस मिलती है, ना कि कंक्लूसिव। कहता है irrespective of how robust a client system are, they will always incorporate some degree of inherent limitation। अच्छा, आगे क्लाइंट के भी मेरे बच्चे वो जो भी काम करेंगे वहां पे भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन, जैसे इंटरनल कंट्रोल है, आप जितने मर्जी पक्के करके लगा लो, दुनिया में कौन से कंट्रोल है, जैसे इसराइल ही है, वो कहता है कि उनको अमेरिका सारी यानी कि देखो सुपर पावर है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ अपने बच्चे की तरह। वो कहता है कि भैया आप पर कोई बम नहीं आके गिरेगा, लेकिन गिर गए। भाई जितने मर्जी कंट्रोल लगा लो, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उसमें लाजमी कोई लूप होल्स होंगे। आप देखो टैक्स वाले बेचारे टैक्स लॉज बनाते हैं कि हम लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकें, लेकिन माशाल्लाह कमाल के लोग हो आप, हैं ऐसे ऐसे लूप होल उसमें से ढूंढते हो, लोगों को ऐसे ऐसे टैक्स बचाने की वो स्कीमें बताते हो जिससे आप भी माला माल और आपका क्लाइंट भी माला माल। तो इसका कहीं ना कहीं तो कोई कमी रहेगी ना मेरे बच्चे, लूप होल रह जाएंगे जो मर्जी कर लो आप। तो इनहेरेंट लिमिटेशन इस वजह से मेरे बच्चे, और उसमें ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। अब आखिर में जाके बता रहा है, दे परसुएड द ऑडिटर वुड बिलीव दैट अ पर्टिकुलर असर्शन हैज बीन, ये असर्शन मेरे बच्चे आगे जाके हम पढ़ेंगे। हैं, ये थोड़ा सा बता दूं अभी हल्का सा, अभी हल्का सा, ताकि असर्शन का लफ्ज आज के बाद जब भी आए थोड़ा सा आपको पता चल जाए। लो मेरे बच्चे, मान लें कि आपके सामने पीएनएल है, पीएनएल है, और पीएनएल में सबसे ऊपर फिगर आ रही होगी सेल्स की कहीं ना कहीं। ये मेरे बच्चे क्या है ये, और क्या हो सकती है, कट ऑफ कंप्लीट होगी, अक्कर होगी, नहीं नहीं वो कुछ और होता है। चलें और कर लें, इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने सही की है। अब क्लासिफिकेशन ये नहीं कि हमारा कोई एसेट सेल हुआ हो, हमने उसको अपनी इस सेल में ऐड कर दिया। तो हमने क्या की है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी सही की है, और यहां से रिलेटेड अगर कोई डिस्क्लोजर था, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है सेल की, तो उसको डिस्क्लोज भी करना होता है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो हमने इन सेल्स के अंदर अगर कोई रिलेटेड पार्टी सेल हुई है तो हमने उसको डिस्क्लोज भी किया हुआ है। ये मैनेजमेंट देखो, एक फिगर लिखी, लेकिन एक फिगर के पीछे मैनेजमेंट के कुछ दावे हैं। इन दावों को हम मैनेजमेंट की या ये कह लें असर्शंस कहते हैं। कि असर्शन क्या होती है, मैनेजमेंट के दावे, कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है उसके पीछे ये सारा कुछ है, और हम यही चेक कर रहे होते हैं। तो ये जाके आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे जस्ट आपको बताया कि असर्शन क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी फिगर आपको नजर आए, उस फिगर के पीछे मैनेजमेंट के 6-7 दावे होते हैं, सिर्फ एक नहीं, 6-7 दावे होते हैं। उन दावों को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, असर्शंस कहते हैं। मुश्किल बात तो नहीं, कि जैसे ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है तो रिकॉर्ड की है, कंप्लीट भी है, इसी साल की है, क्लासिफिकेशन सही की है, डिस्क्लोजर सही किया है, तो इस तरह की जब आप कर रहे हो तो ये क्या है, ये असर्शंस है। खैर, ये मेरा ख्याल है कि अब हम कल करेंगे इंशाल्लाह पास पेपर्स। कल खाली पास पेपर नहीं होंगे, हम अगले आगे पढ़ना शुरू करें।